हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बच्चे जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.2 को शुरू किया था और उसके पहले क्वेश्चन को जो है बिल्कुल हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो सोल्व करना शुरू करते हैं। पढ़ो इसको। 2x प्लस 3y/11 एक समीकरण हमें ये दी गई है। 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 दूसरी समीकरण हमें ये दी गई है। बोला है को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। y बराबर mx प्लस 3 हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों समीकरण से x और y निकालना पड़ेगा और वो x और y यहाँ रख के m का मान हमें निकालना पड़ेगा। अरे आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना है ना। ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको हमने समीकरण नाम दे दिया एक, समीकरण दे दिया सर एक नाम, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो 2x माइनस 4y बराबर में माइनस का 24, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया है ना। दोनों समीकरणों का हमने नामकरण कर दिया, पहले को एक दूसरे को 2 समीकरण हमने नाम दे दिया है। क्लियर है? अब आगे समझते हैं। अब हम समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। ये समीकरण 1 से, तो सर समीकरण 1 से हमें x का मान निकाल के यहाँ रख देना है ना। तो देखो ये 2x पूरा है ना, तो हम 2x का भी मान निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम शुरू से जो है x ही समझते आए हैं तो हम x ही निकालेंगे, है ना। तो समीकरण 1 को हल करते हैं तो 2x बराबर होगा 11 माइनस 3y, है ना। और ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो 2 है इसको भी हम यहाँ पर बटे में ले आएंगे और इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अरे क्लियर हुआ? अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जैसे ये 3 समीकरण बनी है समीकरण 1 से, तो इसको रखना पड़ेगा समीकरण 2 में, तभी हम y का मान निकाल पाएंगे, है ना। तो अब हम आगे सोल्व करेंगे। देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, ऐसे हमें पूरा लिखना है परीक्षा में, तभी हमें पूरे नंबर जो है दिए जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं समीकरण 3 से मान निकालने पर। तो देखो समीकरण 2 ये है तो ये 2, ऐसे एरो लगा देना 2। अब x का मान कितना है 11 माइनस 3y और बटे में कितना है 2। ठीक है, और माइनस का 4y चल रहा है और बराबर में माइनस का 24 भी जो है ऐसा कैसा, केवल हमने x को रिप्लेस किया है 11 माइनस 3y बटे 2 से। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो यहाँ पे बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में माइनस का 24। अरे आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो देखो माइनस 3y ने माइनस 4y, तो ये होगा माइनस का 7y और इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 7y, प्लस का क्या हो जाएगा 7y, और माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 होगा। तो प्लस का 24 ने प्लस का 11 कितना होगा, प्लस का 35। तो सर y का मान मेरे पास कितना निकल के आया 5, y का मान कितना निकल के आया 5। अरे क्लियर हुआ? यहाँ तक बात क्लियर है? अब हमें क्या करना होता है, x का मान भी निकालना होता है। तो यहाँ पर देखो आगे, है ना, यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में y का मान रखोगे तो सर x बराबर कितना होगा 11 माइनस, ठीक है, 5 यहाँ पे रखोगे, है ना, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और बटे में कितना चल रहा है 2। तो यहाँ से सर x का मान आएगा 11 में से 15 घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, तो माइनस के 4 बटे में 2 करेंगे तो माइनस का 2। तो यहाँ से सर मेरे पास x का मान भी आ चुका है माइनस का 2। अरे यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ पाए? ठीक है, अब हमें चूंकि y
बराबर एम एक्स प्लस 3 है। तो यहाँ में हमारे पास एक्स और वाई के मान है, तो एक्स व वाई के मान रखने पर, है ना, एक्स व वाई के मान रखने पर तो x का मान आपको पता है माइनस का 2 है और y का मान कितना है 5, तो यहाँ रख देते हैं। तो 5 बराबर -2 यहाँ रखेंगे तो -2 का गुणा m में होगा, तो ये माइनस का 2m हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ? और प्लस का 3 यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ये इधर जाके घटेगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और बराबर में माइनस का 2m चल रहा है। तो m का मान कितना आएगा सर? -1। और यही हमसे पूछा था कि m का मान ज्ञात करें, तो m का मान हमने निकाल लिया है। हमारा आंसर क्या होगा? m बराबर -1। तो हम लिख देंगे अभिष्ट हल m बराबर -1 है। उम्मीद है सभी बच्चे इस प्रश्न को जो है समझ पाए होंगे। अरे क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, ताकि घर पे जाके भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आए, ठीक है। चलो बनाओ अगला प्रश्न, है ना, इसको नोट डाउन कर लो, काफी अच्छा प्रश्न है और ऐसे परीक्षा में कभी कभी जो है सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। हमने दोनों समीकरण को पहले तो इतना तो सोल्व किया और ऐसे सवाल तो हमने कल भी करे थे, बस यहाँ पर स्टेप इतनी बढ़ गई है कि y और x का मान हमें डबल रखना पड़ा, है ना, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए था? m का मान हमें निकालना था। इस वजह से जो है हमें वापस से यहाँ पर मान को रखना पड़ा। अरे कर लोगे? हाँ बेटा कर लोगे? बढ़े आगे? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में ही हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, है ना। नजर आ रहा होगा सभी बच्चों को? ठीक है, नहीं नजर आ रहा है तो वैसे आपकी बुक में दिया हुआ है और बाकी मैं आपको जो है पढ़ के बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। देखो, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो यहां पर हमें समीकरण भी खुद से बनानी है। पहले समीकरण जो है प्रश्न बना के दे रहा था, लेकिन अभी हम समीकरण क्या है खुद से बनाएंगे, ठीक है। और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। तो अभी तक हम प्रतिस्थापन विधि ही करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि समीकरण प्रश्न ने दी नहीं है, समीकरण हमें खुद से बनानी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो पहले प्रश्न को मैं सोल्व कर रहा हूं यहां पर, तो हमें लिखना पड़ेगा माना संख्याएं x तथा y है। माना संख्याएं x व y है, ठीक है। हमने संख्या क्या मानी? x तथा y मान ली है। अब इसने बोला है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर, तो अब यहां पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखना जरूरी है ये सारी बातें। प्रश्नानुसार x और y इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 26, और इसको समीकरण क्या नाम दे दो? 1 दे दो। अरे क्लियर हुआ? अब एक और लाइन क्वेश्चन में बोली है और एक संख्या दूसरी की 3 गुना है। एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, तो हम बोल सकते हैं कि एक संख्या x और दूसरी संख्या कितनी है? y। तो एक संख्या दूसरी की कितना गुना है? 3 गुना है। अरे क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको हमने समीकरण नाम दे दिया 2। इसको समीकरण नाम क्या दे दिया? 2, है ना। तो अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि सोल्व करते हैं। तो हमें पता है कि हम x का मान निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट है कि x का मान वैसे भी 3y हमें दिख रहा है, तो मैं स्पेशल x को निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आई बात समझ में? तो हम सीधा कर देंगे समीकरण 2 से x का मान रखने के पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर हुआ? है ना। थोड़ा सा मैं जो है इसको इधर स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इतना बात क्लियर हुआ? तो बस समीकरण 1 में मान रख दो, है ना। x का मान कितना रख दो? 3y। तो ये हो जाएगा 3y माइनस y बराबर में 26। तो 3y में से y घटेगा, 2y बचेगा, बराबर 26। तो y बराबर कितना होगा?
13। अरे y बराबर कितना आया 13, और ये y का मान हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और अब बोलेंगे हम कि y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान कहाँ रख दो? समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो y की जगह 13 रखो, तो y की जगह 13 रखेंगे तो x का मान कितना होगा? 13 तिया 39। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 13। तो x का मान कितना होगा? 39। x का मान कितना होगा? 39। अरे क्लियर हुआ? x का मान कितना होगा? 39। तो बस आपने जो संख्याएं हैं वो x तथा y मानी थी, और आपके पास संख्याओं का मान आ गया x और y का मान। तो आप बोल दोगे अतः संख्याएं x कितनी है? 39 तथा y कितना है? 13 होगी। यही आपका क्या है? सही उत्तर है। उम्मीद है सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, इसमें कोई भी परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं हुई होगी, ठीक है। अरे क्लियर हुआ? क्लियर है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत है ना? आया समझ में? ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना था? प्रश्न तो वही है, लेकिन हमें यहाँ पे समीकरणें भी बनानी थी, है ना। तो हमने पहले दोनों समीकरणों को खुद से बनाया, ठीक है। उसके बाद पूरे सॉल्यूशन को हमने कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है पहला प्रश्न सभी बच्चे समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं इसको पूरा जो है हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर थोड़ी जगह हमें कम नजर आ रही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो पढ़ो। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों कोणों को मानना पड़ेगा, है ना। दोनों कोणों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले का। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? हम बोलेंगे कि माना समपूरक कोण x तथा y है। समपूरक कोण क्या मानेंगे? माना समपूरक कोण x तथा y है। अरे यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी? मानने में तो कुछ भी मान सकते हैं, a तथा b भी मान सकते हैं, लेकिन जो है गणित में x तथा y मानना बहुत अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है, ठीक है। तो हमने माना कि समपूरक कोण x तथा y है। तो अब प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार तो समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। समपूरक कोण का मतलब क्या होता है? कि दोनों कोणों का योग जो हो कितना हो? 180 डिग्री। तो प्रश्नानुसार इसने बोला है कि दोनों कोण जो है क्या है? समपूरक कोण। तो हमें पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। ये समीकरण 1 है। दूसरे समीकरण के लिए इसने लाइन बोली है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो ये मान लिया हमने बड़ा कोण 1 से, बड़ा कोण क्या मान लिया? 1 से, और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब हुआ कि दोनों में डिफरेंस जो है वो 18 का है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों कोणों के मध्य अंतर जो है वो कितना है? 18। अरे ये बात समझ में? मैंने बोला कि आपका भाई आपसे 3 रोटी अधिक खाता है ना। तो मान लो आप 2 रोटी खाते हो तो आपका भाई कितना खाएगा? 5। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप दोनों के बीच में 3 का अंतर है। 3 रोटी अधिक खाने का मतलब क्या है? कि आप दोनों के बीच में अंतर 3 है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं समीकरण 2। अब हमारा काम है, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे? x का मान रखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लें तो कितना आएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस 18। x का मान कितना होगा? y प्लस 18। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3।
और इसको नाम क्या दिया, समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 से 3 किससे बनाई, 2 से, तो मान रखेंगे 1 में, है ना। तो अब हम यहां पे बोलेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो x का मान आपके पास कितना है, y प्लस 18, समीकरण 1 में रखोगे, है ना। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि हमें जो है प्रश्न करने में इजी पड़ेगा। तो x का मान y प्लस 18 आया है, तो समीकरण 1 में रखो, x कितना रखोगे, y प्लस 18, और प्लस का y चल ही रहा है, और बराबर में कितना है बताओ, 180। तो देखो y और y जुड़ेगा तो कितना होगा, 2y, और 180, और ये प्लस का 18 इधर आके घटेगा तो माइनस का 18 होगा, तो माइनस 18 करोगे तो कितना होगा, बचेगा बताओ, 162। अरे क्लियर हुआ, 162। तो सर यहाँ से y का मान आएगा, 2 का भाग इधर लगेगा, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y का मान मेरे पास कितना आया है, 81। y का मान कितना आया है, 81। अब बस हम क्या करते हैं, y का मान उठा के यहाँ रख देते हैं तो x का मान आ जाता है। तो अब क्या करेंगे बताओ, y का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x बराबर कितना होगा, 81 प्लस 18, है ना। तो हमारा आंसर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, 99 आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, दोनों कोण क्या है, तो अतः दोनों कोण 99 और 81 है, 99 व 81 है। उम्मीद है सभी बच्चे जो है इस प्रश्न को समझ पाए होंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे आपको छाप के आना है। ठीक है, बाकी मैं आपको धीरे धीरे जो है समझाते भी जा रहा हूं। अरे आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ, बना सब पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना। बहुत सिंपल है, बस आपको ये 2 समीकरणें बनानी है, बाकी सारी बातें हम पहले ही समझ चुके हैं, है ना। इतनी देर से जो है हम पुराने सवाल में ही अटके हुए हैं। देखो यहाँ से तो पूरा जो है इतने सारे सवाल हमने बनाए थे, कल भी बनाए थे, आज भी हम वही डिस्कस कर रहे हैं। बना लोगे, चलो बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न है, पढ़ना पड़ेगा क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो अगला प्रश्न नंबर 3। ठीक है, पढ़ो, पढ़ना जरूरी है ना। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, है ना। ये थोड़ा और मैं आपके सामने यहाँ पे इसको जूम कर देता हूं ताकि थोड़ा और आप क्लियर पढ़ पाओ। ठीक है, ये देखो अब तो नजर आ रहा होगा, क्लियर है ना, क्लियर दिख रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, आगे बोला है बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी, तो बोला 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो जो ज्ञात करना होता है उसको मानते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो ज्ञात करना होते हैं मान लेते। देखो यहाँ पे कोण ज्ञात करने थे तो हमने कोणों को मान लिया था, इससे ऊपर देखो ध्यान से, है ना, संख्याएं ज्ञात करनी थी तो हमने संख्याओं को मान लिया था। आ रही बात समझ में, जो ज्ञात करना है उसे हमें मानना होता है। तो हमने देखो यहाँ पे कैसे मानेंगे, 1 बल्ले और 1 गेंद की कीमत मान लेंगे, है ना। तो हम सबसे पहली कंडीशन जो है हम क्या लिखेंगे, माना 1 गेंद व 1 बल्ले की कीमत, 1 गेंद व 1 बल्ले की कीमत x तथा y है। पहली बात को समझो, पहला काम हमने ये किया है कि
कि एक गेंद तथा एक बल्ले की जो है कीमत हमने मान ली है। 1 मिनट, दो छोटा सा जो है काम है मुझे। चलो, यहां तक बात समझ में आई। हमने पहला काम क्या किया है, एक गेंद व एक बल्ले की कीमत x और y को मान लिया। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे देखो, इसने बोला कि 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। तो बताओ, एक बल्ले की कीमत y है तो 7 बल्ले की कितनी होगी, 7y। अरे 7 बल्ले की कितनी होगी, 7y। और 6 गेंदे हैं तो एक गेंद की कितनी है, x। तो 6 गेंदों की कितनी होगी, 6x। और दोनों को मिला के खरीदी कितने रुपए में, 3800 रुपए में खरीदी। यहां पे मैं लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार। क्या लिखना पड़ेगा, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार लिखने के बाद हमें ये इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन कैसे बनाई, बहुत सिंपल बात है कि हमने बल्ले को कितना माना, एक बल्ले की कीमत कितनी मानी, y। एक बल्ले की कितनी मानी, y, है ना। तो एक बल्ला y तो 7 बल्ले 7y। एक गेंद जो है वो x, तो 6 गेंदे हैं तो कितना, 6x। और दोनों को मिला के खरीदा कितने रुपए में, 3800 रुपए में। तो इसको नाम दे दूं मैं समीकरण 1। फिर वापस इसने बोला कि इसने 3 बल्ले खरीदे। तो एक बल्ला y, तो 3 बल्ले बताओ, 3y। अरे 3 बल्ले बताओ, 3y। क्लियर है। अच्छा, 5 गेंदे, तो एक गेंद x, तो 5 गेंदे कितना होगा, 5x। और इस बार जो कीमत है वो कितनी है, 1750 रुपए। और इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण क्या, 2। अरे यहां तक बात क्लियर है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब देखो, प्रश्न का कुछ काम ही नहीं बचा है अब तो, है ना। अब तो सॉल्यूशन से ही हमें काम है। तो मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक समीकरण से x निकाल के दूसरे समीकरण में रखना पड़ेगा। तो मेरे लिए कौन सा सरल पड़ रहा है ना, कौन सा सरल पड़ेगा आप लोग ही मुझे बताओ। कोई भी एक ले लेते हैं, है ना, ये वाली ले लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण किससे, 1 से। तो समीकरण 1 से x का मान निकालो। तो ये होगा सर 6x बराबर 3800 माइनस 7y, है ना। और ये 6 बटे में आएगा, तो यहां से मैं 6 हटा दूं ताकि हमें एक और लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। बटे में कितना कर दिया, 6। इसको नाम दे दिया समीकरण क्या, 3। अरे इसको नाम क्या दे दिया, समीकरण 3। यहां तक की बात को आप समझे कि नहीं समझे, यहां तक बात क्लियर है। अरे क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि समीकरण 3 किससे बनाई है, समीकरण 1 से बनाई है। तो समीकरण 3 को समीकरण 1 से बनाया है, तो रखना समीकरण 2 में पड़ेगा। किस में पड़ेगा, 2 में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण किस में रखने पर बताओ, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अरे क्लियर हुआ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो देखो ये 3y ऐसा कैसा रहेगा, प्लस 5 ऐसा कैसा रहेगा, और x का मान यहाँ पे रखेंगे कितना, 3800 माइनस का 7y, और बटे में कितना रखेंगे, 6, और बराबर में कितना चल रहा है बताओ, 1750। अरे ये बात क्लियर है, क्लियर है ये बात, ठीक है। चलो, तो अब इसके आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो ये 6 का गुणा इसमें होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18y। कितना हो जाएगा, 18y, प्लस, तो ये प्लस ऐसा कैसा रहेगा, है ना।
अब 5 का गुणा इसमें होगा, तो 5 का गुणा इसमें करोगे कितना होगा बताओ? 40 5 200 होता है 190, है ना? तो ये हो जाएगा 19,000। गुणा करने पे कितना होगा? 19,000, ठीक है। हाँ, 5 या 15,000 और 4,000 और, ठीक है 19। और 5 का गुणा 7y में होगा तो कितना होगा? 35y। तो ये हो जाएगा माइनस का 35y। अरे यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। और ये 6 इधर आके गुणा भी हो जाएगा, तो इधर आके गुणा होगा तो ये कितना होगा? 1750 इंटू 6। 1750 इंटू 6। तो इसका भी हम गुणा कर ही डालते हैं। 1750 में 6 का गुणा होगा तो कितना होगा बताओ? 102, है ना? गुणा कर लेते हैं, 0 का 0, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 7 6 42 और 3 45 का 5 हासिल 4, और 6 कम 6 और 4 10। ये गुणा आपको रफ कॉपी में करना है, कभी भी एग्जाम में जो रफ कॉपी मिलती है उसमें करना है। तो अब देखो ध्यान से, ये 10,500 प्लस का इधर आके घटेगा 19,000 में से, तो कितना बचेगा बताओ? तो ये बचेगा 8,500। कितना बचेगा? 8,500। और 35y में से 18y घटेगा तो कितना बचेगा? 17y। कितना बचेगा? 17y। लेकिन इधर माइनस का 17y बचेगा तो वो बराबर की उधर जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा? 17y। अरे प्लस का क्या हो जाएगा? 17y। तो यहाँ से y का मान मेरे पास आ चुका है, 17 का भाग लगेगा तो कितना होगा? 500। 17 का भाग लग गया तो कितना आएगा? 500। अब ये 500 y का मान मेरे पास आ चुका है। अब y का मान समीकरण 3 में रख देता हूँ, है ना? समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में x का मान रखो, तो सॉरी y का मान रखने पर, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, y का मान निकाला है ना हमने, तो समीकरण 3 में मान भी किसका रखेंगे? y का मान रखने पर। तो x बराबर कितना होगा देखो? 3800 माइनस 500 रखोगे तो 7 5 35 हो जाएगा, है ना? और बटे में कितना चल रहा है? 6 चल रहा है, तो यहाँ पे घटेगा तो 300 आएगा, और 300 में 6 का भाग लग गया तो x का मान कितना आएगा? 50। अरे x का मान कितना आएगा? 50। अरे क्लियर हुआ? तो हमने दोनों मान निकाल लिए हैं, x और y। हमें वही बताना था कि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत कितनी है। तो बताओ, गेंद को x माना था तो x का मान कितना आया? 50, और बल्ले को y माना था तो y का मान कितना आया है? 500। तो अतः हम बोल सकते हैं, अतः एक गेंद की कीमत बराबर क्या होगा? एक गेंद की कीमत बराबर, एक गेंद की कीमत क्या होगी बताओ? x, तो x कितना निकाला है? 50। और एक बल्ले की कीमत कितनी होगी बताओ? एक बल्ले की कीमत होगी सर 500। अरे आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना है ना? जितना ज्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है परीक्षा में। अरे क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सवाल थोड़ा सा ये बड़ा है ना? ठीक है, लेकिन कोई परेशानी हमें नहीं होगी। बना लोगे? चलो बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो, है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। हटा दो ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना? ताकि क्या है, अगर आप जल्दी जल्दी नहीं भी लिख पाए तो घर पे जाके इसको लिख पाएंगे, ठीक है? चलो देखते हैं अगले सवाल को, क्या कहता है अगला सवाल, उसको भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो देखो ये अगला सवाल, कहाँ गया हमारा? ये रहा प्रश्न नंबर 4, ठीक है? थोड़ा जूम कर रहा हूं ताकि आप जो है इसको क्लियर देख पाए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना? तो इसने क्या कर रखा है कि इसने कर रखा है कि भाई तू कितना भी चलेगा, मैं नियत मतलब फिक्स रेट रखी हुई कि भाई इतना तो लूंगा, उसके ऊपर जितना चलेगा उतना किलोमीटर के हिसाब से पैसा बनेगा, ठीक है? अब ये 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना लेता है? 105 रुपए लेता है, और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना लेता है? 155 लेता है। क्लियर हुआ? तो बोला है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? ध्यान से मेरी बात को समझना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं नियत भाड़ा मान लूंगा y या फिर x, जो भी हमें मानना है, उसमें कोई परेशानी हमें नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन, माना नियत भाड़ा x है, नियत भाड़ा कितना है, x है, तथा अतिरिक्त भाड़ा जो होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जिसको हम बोलेंगे, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, ये हमें मानना पड़ेगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, बस वही बात इसमें समझने जैसी है, बाकी तो है समीकरण तो आप खुद से भी बना सकते हैं, है ना? क्लियर हुआ, है ना? तो हमने क्या किया, नियत भाड़ा x माना और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लिया, y मान लिया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार, है ना? प्रश्नानुसार हम देखेंगे कि देखो नियत भाड़ा y तो लगना है, सॉरी x तो लगना ही है, नियत भाड़ा x तो लगना ही है। अब x भाड़ा लगेगा। अब ये बंदा जो है कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर दूरी और चला, तो 1 किलोमीटर का y लेगा, तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा, 10y। अरे 10 किलोमीटर का कितना लेगा, 10y। तो यहां से मैंने देखा इसका वैल्यू कितना आया, इसने कितने रुपए दिए, 105 रुपए दिए। उसके बाद में वापस से इसने ट्रेवलिंग करी और x तो नियत भाड़ा दे गई है, और इस बार 15 किलोमीटर चला, तो इस बार भाड़ा 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का 15y देना पड़ेगा। और इस बार इसने कितने रुपए दिए सामने वाले को, 155 रुपए दिए। अरे क्लियर हुआ, है ना? ये बातें क्लियर हुई। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो देखो, 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हमें पता है ज्ञात क्या करना है, पहले तो x और y निकाल लो, है ना? अभी x और y निकाल लेते हैं, समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो अब एक समीकरण से दूसरा मान निकाल लो, ठीक है? तो हमने करा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया, तो x का मान कितना होगा बताओ, 105 माइनस 10y, और इसको नाम दे दिया समीकरण 3। अरे इसको नाम क्या दे दिया, समीकरण 3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ, है ना? अब समीकरण 3 बनी है 1 से, तो रखेंगे 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, थोड़ा इधर कर देता हूं मैं, है ना, ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। तो अब देखो समीकरण 2 में मान रखो x का, तो x का मान ये है और समीकरण 2 ये है, तो x की जगह जो है ये वाली उठा के रख दो, तो ये होगा 105 माइनस 10y प्लस 15y, और बराबर में कितना चल रहा है, 155। अरे क्लियर हुआ, है ना? तो यहाँ से घटाएंगे तो प्लस का 5y बचेगा, और ये 105 155 में से घटेगा तो इधर कितना बचेगा, 50। अरे क्लियर हुआ, है ना? तो यहाँ से सर y का मान मेरे पास कितना आया, 10। y का मान मेरे पास कितना आया है, 10। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि y का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ से आगे कैसे करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान 10 है, तो 10 उठा के यहाँ रखूंगा, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 105 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा, x का मान 5 बचेगा। तो सर x का मान कितना आएगा, 105 माइनस 10 इंटू 10, तो मुझे पता है कि x का मान कितना बचेगा, 5। अरे क्लियर हुआ। लेकिन इसने न तो x का मान पूछा न y का मान पूछा, उसने बोला कि 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हमें पता है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना लगेगा। तो हमें पता है कि 25 किलोमीटर के लिए यात्रा के लिए वो क्या करेगा, पहले तो उसका नियत जोड़ेगा, फिक्स चार्ज जोड़ेगा,
उसके बाद हर एक किलोमीटर का y लेगा, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना लेगा 25y। तो आपको x प्लस 25y का मान चाहिए। तो बताओ x का मान कितना है 5 प्लस y का मान 10 है, तो 10 यहाँ पे रखूंगा, तो 25 इंटू 10 कितना होगा 250। तो आंसर कितना होगा 255। यही आपके सवाल का क्या होगा आंसर होगा। अरे क्लियर हुआ, बना लोगे इसको? है ना? देखो 2-3 बार प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी घर पे जाके। बिना प्रैक्टिस के जो है हम इनको क्वेश्चंस को याद नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे 2-3 बार लिख लिख के इसको क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको, है ना? क्योंकि आप पहली बार इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है? अरे बना लोगे? लेकिन जो है एग्जाम में सिस्टमेटिक लिखने का तरीका यही होता है। अगर ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। कर लोगे? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या होगा। चलो अगला प्रश्न क्या कह रखा है, देखो पढ़ो इसको ध्यान से। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करे, तो वह भिन्न ज्ञात करे। तो हमें पहले भिन्न को मानना पड़ेगा। भिन्न क्या होती है, जिसको x/y के रूप में लिखा जाए, जैसे 2/5, 1/3, 3/4, ये सारी क्या होती है भिन्न होती है। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है ना? तो जैसे इसने बोला है ना वैसे ही हमें करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, है ना? लेकिन मैं आपको बोलते जा रहा हूं वो आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। देखो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, माना भिन्न का अंश x है, भिन्न का अंश कितना मान लिया x, तथा हर y है, तथा हर कितना मान लिया बताओ y है। अरे ये बात समझ में आई? माना भिन्न का अंश x है तथा हर कितना है y है। तो अब प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्न ने जैसे बोला है ना वैसे हमें इसको हल करना है। प्रश्न ने ये बोला है कि भिन्न के अंश में कितना जोड़ना है, हर और अंश में 2-2 जोड़ना है। तो बताओ, तो भिन्न क्या होगी, अंश में x में 2 जोड़ दिया और हर y में भी कितना जोड़ दिया 2। ऐसा करने से जो ये भिन्न है ये कितनी हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। भिन्न कितनी हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। अरे ये बात समझ में आया? तो इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, है ना? तो 11 का गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। अरे ऐसे ही कुछ होगा, है ना? तो हम x और y को एक तरफ कर दे तो 9y इधर लेके जाएंगे तो ये 11x हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा 9y, और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 4। 18 में से 22 घटेगा तो माइनस का 4 हमारे पास आएगा। क्लियर है? और इसको नाम दे दो समीकरण 1। अरे ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आई? तथा एक और बात इसने बोली है हमें, एक और बात क्या बोली है कि दोनों में 3-3 जोड़ दिया जाए। तो x है इसमें भी 3 जोड़ देंगे और y है इसमें भी 3 जोड़ देंगे। तो आपकी जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है 5/6। तो भिन्न आपकी कितनी हो जाएगी 5/6, है ना? तो यहां से भी मुझे x और y की इक्वेशन एक बनानी पड़ेगी। मैं अब इसे इधर ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ भी काम नहीं बचा है। तो 6 का गुणा इधर होगा तो ये होगा 6x प्लस 18 बराबर 5y माइनस का प्लस का 15। तो ये समीकरण बनेगी 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, और ये समीकरण हो जाएगी आपकी कितनी 2, है ना? यहाँ पर जो है हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है समीकरण 1 व 2 को निकालने के लिए, ठीक है? लेकिन हमें फिर भी सारी बातें जो है क्लियर पता है।
ठीक है। तो अब देखो, अब हमें पता है कि या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हमें x का मान निकालना पड़ेगा, है ना। और x का मान निकालने के बाद अगली समीकरण में हमें रखना पड़ेगा। तो देखो आगे, है ना, थोड़ा बड़ा सवाल है ये, है ना। तो यहां से हम करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो 9y माइनस 4, है ना। x बराबर कितना होगा सर, 9y माइनस 4 बटे में 11, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। कैसे करा, देखो ये माइनस का 9y इधर लाया तो प्लस का 9y हो गया, है ना। और प्लस का 9y और माइनस का 4 लिखा हुआ है ऐसा है, तो प्लस का 9y माइनस का 4। और अब इधर कुछ नहीं बचा, ये 11x बचा, तो ये 11 गुणा में है इसके, तो ये आ जाएगा कहाँ पर, भाग में। तो ये आ गया कहाँ पर, भाग में। ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो समीकरण 3 बनी है ये समीकरण 1 से बनाई गई है, तो मान हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो कैसे होगा, देखो 6 ऐसा कैसा रहेगा, है ना। और x का मान रखो 9y माइनस 4 बाय 11, और माइनस का 5y आपका चल रहा है, और बराबर में कितना है, माइनस का 3। इस प्रकार से हमें इस मान को रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर जो है 11 का गुणा यहाँ पर भी होगा, 11 का गुणा यहाँ पर भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर 11 का गुणा मत कर देना, क्योंकि ये पूरे के बटे में 11 है, तो यहाँ पर केवल 6 का गुणा ऊपर होगा। तो 9 छंग 54y, 6 चौके 24, और 11 का गुणा यहाँ कर दो माइनस का 55y, और बराबर 11 इधर लाके गुणा कर दो तो माइनस का 33 इधर हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो घटावा घटावी कर देंगे, देखो माइनस का 33 इधर आएगा तो प्लस का 33 होगा, और प्लस के 33 में से 24 घटेगा तो ये आपके पास बच जाएगा 9, है ना। और 54y में से 55y घटेगा तो माइनस का y बचेगा, और माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो y का मान आपके पास कितना आया, 9। अरे y का मान कितना आया, 9। तो y आपने क्या माना था, हर, तो हर तो आपने ज्ञात कर लिया 9। अब x ज्ञात करने के लिए आप इस 9 का मान यहाँ पे रख दो तो आपके पास x का मान भी आ जाएगा, है ना। तो x का मान कितना आएगा बताओ, यहाँ पे देखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखो तो x बराबर कितना होगा, तो देखो 9 रखोगे, 9 9 81, 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 77, और बटे में आपका 11 जो है चल ही रहा है। क्लियर हुआ। तो 11 से जो 77 कितनी बार कट जाएगा बताओ, 7 बार। तो आपके पास x का मान कितना आया, 7, है ना। तो x बराबर कितना आएगा बताओ, 7। तो बस आपके पास अंश भी है और हर भी है, तो आप बोलोगे अभिष्ट भिन्न क्या होगी, अरे बोलो, अभिष्ट भिन्न, भिन्न मतलब अंश बटा हर, तो अभिष्ट भिन्न मतलब अंश बटा हर। तो अभिष्ट भिन्न है x बटा y, और बराबर में x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 9। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 7 बटा 9। यही आपके सवाल का जो है उत्तर है। अरे उम्मीद है सभी बच्चे मेरी बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। अरे आए समझ में, कर लोगे इसको, है ना, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लिया करें, ठीक है, ताकि जो है आप घर पे भी इसको नोट डाउन कर पाएंगे, है ना। अच्छे से प्यारे से नोट्स बनाने हैं ताकि परीक्षा के टाइम पे हमें दूसरों के नोट्स नहीं मांगने पड़े, खुद के हाथ का लिखा हुआ हमें बहुत जल्दी याद होता है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, ठीक है। और इस
चैप्टर का जो है ये आखिरी इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, पढ़ो ध्यान से क्या प्रश्न ने बोला है, आपको क्लियर वैसे तो दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ पढ़ो इसको। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना होगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तो वर्तमान आयु क्या है ना। तो आपको दोनों की आयु मानना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, दोनों की आयु मानना पड़ेगी। तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। माना जेकब की आयु, जेकब की आयु बराबर 1 से है और पुत्र की आयु कितनी मान लेते हैं, पुत्र की आयु y मान लेते हैं। जेकब की आयु x और पुत्र की आयु क्या मान ली, y मान ली। अरे इतना काम तो हम कर ही लेते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या बोला है उसके अनुसार हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद की बात हो रही है। तो देखो 5 वर्ष बाद जेकब भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, पुत्र भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, है ना। ये हमने वर्तमान आयु मानी है। क्या मानी है, वर्तमान आयु। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5-5 दोनों में जुड़ जाएगा। जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद, तो पहले 5 वर्ष बाद कर दो इसको। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो उसका पुत्र क्या है y, लेकिन 5 वर्ष बाद है तो y प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना थी, तो से 3 गुना मतलब यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा। अरे ये बात समझे कि नहीं समझे। 5 वर्ष बाद यानी कि 5-5 वर्ष दोनों में जुड़ेगा। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना थी। ये समीकरण हमारी बनेगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये x ऐसा कैसा रहेगा, ये 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना, और इधर 5 या 15 होगा और इधर आके 5 घटेगा तो कितना होगा, 10। और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब तथा एक और आपको कंडीशन दी है, 5 वर्ष पूर्व मतलब ये भी 5 साल कम कर दो, छोटा कर दो इसको, और y को भी क्या कर दो, 5 साल छोटा कर दो। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तो इस कंडीशन में ये कितना गुना होगी, 7 गुना। क्लियर हुआ। तो यहां से भी हमारे पास समीकरण बनेगी x माइनस 7y बराबर में 7 5 35, माइनस का 35 और प्लस का 5, तो माइनस का 30 यहाँ पर बनेगा। तो ये समीकरण को क्या बनेगी, 2 बनेगी। अरे क्लियर हुआ। बस हमें पता है 2 समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। x और y हमें ज्ञात करना है, तो अब करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। तो x बराबर कितना होगा बताओ, 3y प्लस 10, और इसको समीकरण क्या दे देते हैं, 3। भाई ये माइनस का 3y इधर लेके आ गए तो किसका हो गया, प्लस का 3y। ठीक है, अब समीकरण 3 बनी है समीकरण 1 से, तो रखेंगे कहां पर, समीकरण 2 में। ठीक है, तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 ये रही। तो x का मान कितना है, 3y प्लस 10, और माइनस का 7y चल रहा है, और बराबर में कितना है, माइनस का 30। तो देखो 3y में से 7y घटेगा तो 4y बचेगा, लेकिन माइनस का, तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4y, और माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30 होगा, और प्लस का 30 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा, 40। तो y का मान मेरे पास कितना आया बताओ, 10। अरे y का मान कितना आया, 10। बस y का मान 10 यहाँ रख दो, तो 10 या 30 और 10 40, तो x का मान कितना हो जाएगा, 40। तो अब यहाँ पे हम आगे करेंगे, इससे आगे यहाँ पर है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो बस x बराबर कितना हो जाएगा, 10 यहाँ रखेंगे, 10 या 30 और 10 40, x का मान कितना आ गया, 40। क्लियर हुआ। तो अतः आप बोल सकते हो जेकब की आयु 1 से, तो जेकब की आयु कितनी होगी, 40।
जेकब की आयु, जेकब की आयु बराबर कितना होगा 40, और पुत्र की आयु y है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी बताओ 10। पुत्र की आयु बराबर कितना होगी 10। यही हमारे सवाल का उत्तर है। सभी बच्चे जो है इस बात को भी समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम विलोपन विधि सीखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जो है विलोपन विधि हम अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है, अरे क्लियर है यहाँ तक की बातें सारी? किसी बच्चे को कोई परेशानी? देखो, जिन बच्चों को भी जरा सा भी डाउट आता है, ठीक है, तो वो बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें कि सर हमें यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई है, या सर थोड़ा सा और धीरे पढ़ाओ, या सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाओ जो एग्ज़ाम में आने जैसे है, या सर सारे सवाल करवाओ। जो भी आपके मन में विचार आते हैं उस सारे विचार जो है आप कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, तो वहाँ से जो है बिल्कुल आपकी बात को पढ़कर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आईएमपी क्वेश्चन ही करने हैं, तो आईएमपी क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि अभी आप पूरा पढ़ो, एग्जाम टाइम पर जब दिसंबर के बाद हम पढ़ेंगे तो केवल और केवल आईएमपी क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, उस टाइम पे हम आईएमपी क्वेश्चन की तरफ ही ध्यान देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करेंगे, लेकिन इसमें हमें विलोपन विधि सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि तो आपको सिखा दी है ना, तो इससे आप खुद से बनाओगे प्रश्न। विलोपन विधि हम कल सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।